अगर तुम मुझे अपनी ऑडियंस के सामने सही सही दिखाना चाहते हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाराज हो जाऊंगा या फिर नहीं। मेरी कमियां बताओ, जिन बातों से तुम सहमत नहीं हो वो भी खुलकर बताओ। पीएम मोदी, सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट शूट करने वाले निखिल कामत ने ये बात एक पॉडकास्ट में ही कही थी। स्कूल छोड़ा, फिनटेक कंपनी ज़ीरोधा बनाई, ना कोई फंडिंग ना ही कोई मार्केटिंग, फिर भी 4,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी खड़ी कर दी। बिजनेस के अलावा WTF इज नाम का एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं, जहां आए दिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेसमैन अपना ज्ञान झाड़ते हैं। कैसे एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाला लड़का भारत के सबसे यंग बिलियनर में से एक बना, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है जगह कर्नाटक के शहर शिमोगा से। 1986 में 5 सितंबर को निखिल का जन्म यहाँ हुआ। माँ का नाम रेवती, जो एक वीणा टीचर, पिता उद्यावरा रघुराम कामत। निखिल के पिता कैनरा बैंक में अफसर थे, इसलिए कुछ साल परिवार करनाल में भी रहा। लेकिन निखिल के 10 साल के होने से पहले सब वापस बैंगलोर आ गए। निखिल के बड़े भाई हैं नितिन, जो उनसे 7 साल बड़े हैं। बेंगलुरु आने के बाद से ही निखिल की माँ, नितिन और निखिल तीनों वहीं रहते हैं। बचपन की जिंदगी वैसी ही थी जैसी 90s में भारत के ज्यादातर मिडिल क्लास बच्चों की होती थी। पापा कैनरा बैंक में अच्छे पोस्ट पर थे। बैंक की शुरुआत तो मैंगलोर में हुई थी और संयोग से कामत परिवार गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से है। बैंक फाउंड करने वाले अमेबल सुब्बाराव पाई भी उसी कम्युनिटी के थे। ये बात निखिल ने खुद राइटर चेतन भगत के साथ एक पॉडकास्ट में कही थी। निखिल ने इस पॉडकास्ट में कहा, हम एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से हैं। हमारे घर में दोनों तरफ से ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरे सारे कजन्स या तो PhD या MS करके अमेरिका बैठे हुए हैं। वापस कहानी पर आते हैं। निखिल को स्कूल कतई पसंद नहीं था। अपने ही पॉडकास्ट में निखिल बताते हैं, मेरा स्कूल बहुत बेकार था। मैं स्कूल से नफरत करता था, टीचर से डर लगता था, ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों से डर लगता था जिनसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्लास टीचर से डर, मैथ्स वाले टीचर से डर, प्रिंसिपल से डर। बस फिर 10वीं के बाद स्कूल जाना ही बंद कर दिया और घर बैठकर काम करना शुरू किया। निखिल के मुताबिक स्कूल ने उन्हें बस एक ही चीज़ सिखाई है, जो बोला जाए वो मान लो, लाइन में लग जाओ, वही पढ़ो जो नौकरी दिलाए, वही करो जो सब कह रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पकड़ो, बस हो गए सक्सेसफुल। लेकिन अब ज़माना बदल गया। ये सारी बातें निखिल ने बताई हैं। आज से 10 साल बाद अगर तुम बस हाँ जी ठीक है जी करते रहे तो भाई तुम पीछे रह जाओगे। अब जो अलग सोचेगा, अलग करेगा, वही आगे निकलेगा। इसी नफरत के चलते महज 16 साल की उम्र में निखिल ने स्कूल छोड़ दिया। शुरू में उन्हें अजीब लगता था। सब दोस्त कॉलेज जा रहे थे, डिग्री ले रहे थे और निखिल इस बात से इनसिक्योर थे। इस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए निखिल ने पढ़ना शुरू किया। कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन जो भी उनके हाथ लगे सब पढ़ लिया जाता था, ताकि ऐसा ना लगे कि वो किसी से कम है। इसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना पहला बिजनेस, पुराने फ़ोनों को बेचने का। वो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे और बेचते थे। शुरुआत छोटी थी, एक फ़ोन बेचा, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, वो पैसा फिर लगा दिया और ऐसे ऐसे धंधा बढ़ने लगा। निखिल को मज़ा आ रहा था, लेकिन एक दिन उनकी मम्मी को इसके बारे में पता चल गया। निखिल की माँ ने सारे पुराने फ़ोन लिए और उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दिया। फ़ोन का धंधा बंद हुआ तो निखिल ने कॉल सेंटर में नौकरी करनी शुरू कर दी। 17 साल की उम्र में निखिल ने बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू किया। महीने के सिर्फ 8,000 रुपये मिलते थे। ड्यूटी रात की होती थी। फॉरेन कस्टमर से रात भर बात करना, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस बेचना और फिर सुबह उठकर वो ट्रेडिंग में पैसे लगाते। कई बार नुकसान भी हुआ, पर टेंशन नहीं ली गई थी क्योंकि सैलरी उनकी आती रहती थी। धीरे धीरे उनका ट्रेड हिट होने लगा, यानी कि जब उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले और इस वजह से उनके ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें सबको पता चली। तो उन्होंने निखिल को अपने पोर्टफोलियो सौंप दिए, उन्हें पैसे देने शुरू किए, ये भरोसा करते हुए कि अगर ये मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा। निखिल के मैनेजर, सुपरवाइजर, सबका पोर्टफोलियो निखिल मैनेज करने लगे थे। इसके बाद निखिल धीरे धीरे कॉल सेंटर कम जाने लगे। फिजिकली तो आते थे, लेकिन पूरा टाइम अपनी टीम वालों के पोर्टफोलियो मैनेज करने में ही बिता देते थे। यही वो मोड़ था जब वो नौकरी छोड़कर पूरा ट्रेडर बनने की राह पर निकल चुके थे। खुद निखिल अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि शुरुआती 2000 में मैंने बार 24/7 नाम के कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करी। साल भर में सिर्फ $1,000 यानी कि आज के हिसाब से करीब 88,000 रुपए मिलते थे। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उस नौकरी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया।
निखिल के भाई नितिन ने भी वही 24/7 कॉल सेंटर ज्वाइन किया, लेकिन यही वो वक्त था जब दोनों भाइयों ने असली ट्रेडिंग सीखी। इसके बाद 2006 तक नितिन रिलायंस मनी के सब ब्रोकर बन गए। इसके बाद नितिन ने छोटी सी फर्म खोली, कामत एंड एसोसिएट्स। ये फर्म अमीर क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज किया करती थी। निखिल भी साथ आ गए और जल्द ही दोस्त रिश्तेदार सब अपने पैसे इन दोनों भाइयों को इन्वेस्ट करने के लिए देने लगे। फिर आया 2008 से 10 का दौर। मार्केट क्रैश हो चुका था, ज्यादातर ब्रोकर परेशान थे, लेकिन नितिन को मौका दिखा। उस वक्त ट्रेड करने के लिए 500 से 1000 रुपए तक ब्रोकरेज लगता था, ऊपर से खराब सॉफ्टवेयर और सपोर्ट कम सो अलग। नितिन ने तब सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सच में सस्ता हो और अच्छा भी चले। इस आइडिया के साथ ज़ीरोधा बना। 15 अगस्त 2010 को बेंगलुरु के एक छोटे से फ्लैट में सिर्फ 7 से 8 लोगों की टीम ने इसकी शुरुआत की। नाम रखा 0+रोधा, यानी ट्रेडिंग के सारे बैरियर्स हटा दो। अपना पैसा लगाया, बाहर का 1 रुपया भी नहीं लिया। पहला प्रोडक्ट था ज़ीरोधा ट्रेडर, उस वक्त का सबसे तेज ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ा धमाका किया इंट्राडे और एफ&ओ पर सिर्फ 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज देकर, यानी कि चाहे आप 1 लाख का ट्रेड करो या फिर 1 करोड़ का। 2010 से पहले ट्रेडिंग सचमुच महंगी। अगर आप 5 लाख का ट्रेड करते थे तो ब्रोकर 0.03% से 0.1% तक चार्ज करता था, यानी 3000 से 10,000 तक सिर्फ एक तरह का ब्रोकरेज। दिन में 5 से 10 ट्रेड कर लिए तो 20-30 हजार रुपए तो ब्रोकर की जेब में चले जाते थे। छोटा ट्रेडर तो सोचता ही नहीं था कि वो रोज मार्केट में खेल सकता है या फिर नहीं। एंजल, ICICI डायरेक्ट जैसे बड़े ब्रोकर आराम से मोटा ब्रोकरेज काट रहे थे और उन्हें लगता था कि यही नॉर्मल है। इसके बाद रिटेल ट्रेडर्स की लाइन लग गई। 2015 में बैंगलोर के एयरपोर्ट पर चाय पीते पीते नितिन और उनके पार्टनर कैलाश ने एक झटके में फैसला लिया कि इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज कर देते हैं। इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज का मतलब है कि अगर आप कोई शेयर खरीदकर अपने डीमैट में डालकर लंबे समय तक रखना चाहते हैं, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी ज़ीरोधा आपसे 1 पैसा ब्रोकरेज का नहीं लेगा। वो फैसला आज भी चल रहा है, इसलिए इससे लोगों ने अरबों खरबों रुपए बचा भी लिए। लेकिन शुरुआत के 2-3 साल ज़ीरोधा के लिए मुश्किल थे। क्लाइंट्स के नंबर ना के बराबर थे। इसके अलावा सेबी के सख्त रूल्स थे जो हर कदम पर रुकावटें पैदा करते थे। तीसरा, टेक्नोलॉजी खुद से बनानी पड़ती थी क्योंकि बाहर का कोई रेडीमेड सोल्यूशन फिट नहीं बैठता था। शुरू में सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NOW यानी कि नीट ऑन वेब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया। ये फ्री था लेकिन कस्टमाइजेशन की गुंजाइश नहीं देता था। नितिन कहते हैं टेक्नोलॉजी आज के दौर में सबसे बड़ा खर्च है, लेकिन हमें ये हेडेक लेना पड़ा क्योंकि हमारा मॉडल पूरी तरह ऑनलाइन था। कोई ब्रांच, कोई सब ब्रोकर नहीं। दिसंबर 2011 तक क्लाइंट्स बढ़कर करीब 7000 हो गए। टर्नओवर 1000 से 1500 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिर भी लोग डरते थे क्योंकि नए ब्रोकर पर इतना भरोसा कैसे किया जाए। कई क्लाइंट्स पुराने ब्रोकर से शिफ्ट होने में हिचकिचाते थे। सेबी के नियमों ने और परेशानी बढ़ाई। हर डीमैट अकाउंट के लिए फिजिकल पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट करनी पड़ती थी, जिससे अकाउंट एक्टिवेशन में 15 से 30 दिन तो आराम से लग जाते थे। ILNFS जैसे डिपॉजिटरी पार्टनर्स के साथ टाई अप था, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो था। एक क्लाइंट ने शिकायत भी की कि 28 अक्टूबर को फॉर्म भेजा था, नवंबर एंड तक अकाउंट खुला। नितिन खुद कमेंट्स में जवाब देते हैं कि क्रेडिबिलिटी टाइम से आएगी, लेकिन हम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इन सब के बावजूद नितिन ने कभी 1 रुपया भी एडवर्टाइजिंग पर नहीं खर्च किया, ना गूगल एड्स, ना न्यूज़पेपर इंसर्ट्स। ग्रोथ वर्ड ऑफ माउथ और ज़ीरोधा एसोसिएट प्रोग्राम से आई, जहां 4000 से ज़्यादा क्लाइंट्स ने नए यूजर्स रेफर किए। इसके बाद 2012 में वॉरसिटी लॉन्च हुआ, फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां मार्केट की ABC सिखाई जाती थी। बिना किसी पेड कोर्स के नौसिखियों के लिए गेम चेंजर था। 2013 में और कॉइन, कंसोल और सेंटिनल लॉन्च किया गया। इसी वर्ड ऑफ माउथ के चलते आज 2025 में ज़ीरोधा के 1.6 करोड़ से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर है ये और मार्केट शेयर 15 से 18% है। पिछले साल 6800 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 4000 करोड़ के करीब प्रॉफिट। कभी फंडिंग नहीं ली, कभी IPO की बात भी नहीं की और पूरा बिजनेस मॉडल कॉमन सेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर ही बनाया गया। बिजनेस के साथ निखिल ने अपने YouTube चैनल पर पॉडकास्ट करना शुरू किया। इसी दौरान वो अपने LinkedIn पर कई पोस्ट भी साझा करते आए हैं। एक LinkedIn पोस्ट में उन्होंने साफ कहा कि Instagram कभी भी YouTube जितना बड़ा और असरदार नहीं बन पाएगा। वजह, दोनों प्लेटफॉर्म्स का यूजर का मकसद बिल्कुल अलग है। निखिल का मानना है कि YouTube एक डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म है, मतलब आप वहाँ जानबूझकर जाते हो कोई ट्यूटोरियल देखने, गाना सुनने या फिर लंबी डिबेट सुनने। ये जगह है जहाँ आपका इरादा साफ होता है, कुछ सीखना या फिर एंटरटेनमेंट।
लेकिन इंस्टाग्राम वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। स्क्रॉल करते रहो, रील्स देखते रहो और पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब निकल जाते हैं। ये इतना एडिक्टिव है कि लोग अक्सर अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी यूट्यूब के साथ ऐसा नहीं होता, कोई भी यूट्यूब डिलीट नहीं करता। इंस्टाग्राम का एक फ़ायदा ये है कि वो कंटेंट को खुद ऑन करता है और उसी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करवाता है। यूट्यूब पर अगर आपने कुछ अच्छा देखा तो उसे शेयर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर फेसबुक पर। इंस्टाग्राम ना सिर्फ कंटेंट का मालिक है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी, लेकिन यूट्यूब को ये कभी नहीं मिला। शेयर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है। और इसी ताकत से इंस्टाग्राम ने 2018 में IGTV लॉन्च किया ताकि लंबी वीडियो से यूट्यूब को टक्कर मिले, लेकिन वो फेल हो गया। 2022 में ही उसे बंद कर दिया गया। लोग लंबे कंटेंट के लिए यूट्यूब भी पसंद करते रहे और ऐसे में यूट्यूब कभी इंस्टाग्राम को नहीं हरा सका। यूट्यूब की इस जर्नी के साथ साथ निखिल 39 साल की उम्र में भारत के बिलियनियर में से एक बन गए हैं, पर उनका नाता विवादों से भी रहा है। क्या क्या विवाद रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें 2021 के जून महीने की। एक चैरिटी चेस मैच में उन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के खिलाफ chess.com पर एक मैच खेला। ये इवेंट अक्षय पात्रा फाउंडेशन के लिए था। कोविड रिलीफ के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा हो रहे थे। निखिल ने आनंद को हरा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने चीटिंग की। कंप्यूटर इंजन, चेस एक्सपर्ट्स की हेल्प और एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल किया। मैच के दौरान उनकी मूव्स 99% एक्यूरेट थी, जो नॉर्मल प्लेयर के लिए नामुमकिन था। chess.com ने तुरंत उनका अकाउंट 24 घंटे के लिए बैन कर दिया और इसके बाद निखिल ने एक्स पर सफाई दी कि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि उन्होंने फेयर खेला, ये उनकी लर्निंग के लिए था, पर उन्होंने माफी मांगी। फिर 2023 के आसपास एक और विवाद। निखिल किराए पर रहने की सलाह देते घूमते थे। पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में कहते थे कि घर खरीदना बुरा निवेश है, किराया ही स्मार्ट चॉइस है क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन फिर उन्होंने मुंबई में करोड़ों का लग्जरी फ्लैट खरीद लिया। एक्स पर लोगों ने उन्हें घेर लिया। और सबसे ताज़ा वाला विवाद है नवंबर 2025 का, जब निखिल ने ज़ीरोधा के यूट्यूब चैनल पर AMA यानी कि आस्क मी एनीथिंग सेशन में निखिल ने कहा कि अगर आप 25 साल के हो और आज MBA करने जा रहे हो तो तुम्हें किसी तरह का इडियट ही माना जाएगा। मतलब उन्होंने MBA को बकवास बता दिया, खासकर 25 साल की उम्र में। ये स्टेटमेंट उनके 2 घंटे के पॉडकास्ट में आया, जहां वो बिजनेस और लाइफ पर बात कर रहे थे। रेडिट, एक्स, इंस्टा पर हजारों कमेंट्स आ गए। लोगों का मानना था कि निखिल खुद 10वीं में स्कूल छोड़ चुके थे, वो MBA के बारे में कैसे ज्ञान दे सकते हैं। ये वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज और डिबेट अभी भी चल रही है। विवादों और अपने बिजनेस को चलाने वाले निखिल कामत आज फिनटेक में बड़ा नाम है। फंड की कमी के चलते सिर्फ 7 लोगों की टीम से शुरुआत करने वाले निखिल आज अरबपति हैं। ज़ीरोधा को भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज फर्म भी बनाया है और अब यूट्यूब के जरिए आए दिन अपने पॉडकास्ट तो करते ही रहते हैं। आपका इस पूरी कहानी के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कैमरे के पीछे इरशाद, आप देखते रहिए खबर गाँव।